बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का बिगुल फूंका जा चुका है। प्रथम चरण का चुनाव कल 28 अक्टूबर को संपन्न हुआ। दीघा विधानसभा संख्या 181 के प्रत्याशी रालोसपा प्रत्याशी संजय कुमार सिन्हा जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो इस बार विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में इनका क्या एजेंडा है, इनकी पार्टी का, इनके गठबंधन का क्या एजेंडा है। संजय कुमार सिन्हा जी, प्रथम चरण का चुनाव कल संपन्न हुआ। अब अगला जो द्वितीय चरण है वो 3 नवंबर 2020 को है। क्या लगता है कि जिस तरह से आप कैंपेन कर रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है, उस हिसाब से इसके ऊपर क्या कहें? देखिए, इस बार तो तय हो गया है। इस बार सरकार हमारी पार्टी की बनेगी। आरएलएसपी जो गठबंधन इस बार सरकार बनाने के मतलब तह तक आ चुका है। और जहां तक हमारी बात है, मैं इस विधानसभा में 4-5 मुख्य मुद्दा जो 181 दीघा विधानसभा का है, रोटी रोजी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारा 4 जो मुद्दा है प्रमुख है और हमारे पार्टी के एजेंडा में भी है। क्योंकि बिहार में शिक्षा को दुरुस्त करना है और जब तक शिक्षा दुरुस्त नहीं होगा आदमी डेवलप नहीं कर सकता है। शिक्षा को दुरुस्त करने के बाद ही आदमी हर तबके के जो भी लोग हैं, वो सभी लोग हर लाइन में अपना जीविका के उपार्जन के लिए अपना काम कर सकते हैं। ये हमारा मोटिव है। सर, ये बताइए, अभी जो आपके पार्टी सुप्रीमो है उपेंद्र कुशवाहा जी, जब वो केंद्र में थे, मंत्री थे, तो उस समय भी जो है उन्होंने शिक्षा का मुद्दा जो है वो प्रमुखता से जो है उठाया था। और उसके बाद से लेकर अभी तक शिक्षा के बाद ही वो कोई और मुद्दा कहते हैं। और जो पार्टी का एक एजेंडा है, तो इस हिसाब से क्या लगता है कि इस वर्तमान सरकार में शिक्षा को कितने मतलब नीचे गिराया गया है या उसके ऊपर क्या? बिल्कुल ये सही है। हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो है, उनका शुरू से शिक्षा पर जोर है और अभी भी हमारा मुख्य एजेंडा शिक्षा पर जोर है। ये हमेशा रहेगा, क्योंकि ये बिहार में शिक्षा का स्तर, आज शिक्षा की गुणवत्ता कहीं भी नहीं है। सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है। आप ले लीजिए, शिक्षा के लिए न कहीं पर छत है, न बिल्डिंग है। स्कूल में किसी बच्चे को बैठने के लिए जगह नहीं है, न कोई सीट है, न कोई बेंच है, न कुर्सी है। टीचर का गुणवत्ता है नहीं। आप बराबर देखते हैं तो शर्मिंदगी महसूस होता है कि भाई आप शिक्षा के लिए आप स्कूल खोल दिया, वहाँ शिक्षक कोई गुणवत्ता वाले नहीं है, एजुकेटेड शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक एजुकेटेड नहीं है, जिनको जानकारी नहीं हो, बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? तो निश्चित तौर पर शिक्षा एक ऐसा चीज है, अगर शिक्षा को अगर हर तबके के लोग तक पहुंचा दिया जाए तो बिहार अप्रूवल डेवलप कर जाएगा। ये हमारे सुप्रीमो का जो मुद्दा है, ये सही है और ये बिहार के हित के लिए ही बहुत अच्छा है। हर तबके के लोग के लिए, गरीब हो चाहे अमीर हो, शिक्षा रहेगा तभी आप सबल बन सकते हैं। जो वर्तमान सरकार है और जो उसके पहले के जो 15 साल है, वो जो लालू राज में जो 15 साल हुआ, ये नीतीश सरकार में 15 साल हुआ, तो 15 साल बनाम 15 साल को किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं किसी 15 साल को उधेड़ना बखाना नहीं चाहता। जनता इसके लिए मालिक है। 15 साल में वो क्या किए, 15 साल में वो क्या किए, जनता इसके लिए, आप जनता से पूछ सकते हैं। मैं किसी पर कोई नो कंट्रोवर्सी, मैं किसी पर इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा वो क्या कर रहे हैं। हमारा जो एजेंडा है वो साफ है। रोटी रोजी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये हमारा 4 मुद्दा है और इस 4 मुद्दा के साथ मैं अपने क्षेत्र में हूं और इसको मैं दुरुस्त करूंगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। आप तो कह रहे हैं कि जो है वो वर्तमान सरकार हो या पिछली सरकार हो, उस पर कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि जो है वो शिक्षा को मेन मुद्दा बनाए हुए। नीतीश कुमार कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सबका विकास हुआ है, और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं। तो फिर किस तरह से? भाई देखिए, सरकार कर रही है तो इसलिए जनता मालिक है ना, ये सब जानती है। पब्लिक से पूछिए, जनता से पूछिए कि भाई गुणवत्ता में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में कहाँ क्या हुआ। आप इसी ले लीजिए, कोरोना महामारी में कितने लोग डिजीज हुए, कितने लोग मरे। हमारे फादर ने सवाल किया, कोरोना से कितने लोग डिजीज है, रोड पर तरफ के मरे हैं। आज अगर हॉस्पिटल की व्यवस्था रहती तो आज कोरोना में डिजीज में ऐसा कुछ नहीं होता साहब। कोई डेथ कर रहा है तो हॉस्पिटल में कोई उठाने के लिए कोई आदमी नहीं है। उसका वालिस जो अकेले उसके मतलब उसके जो डेथ किया, उसके डेथ बॉडी उठाने के लिए आपने व्यवस्था क्या किया? अगर आपने स्वास्थ्य की व्यवस्था की रहती तो आज ले लीजिए, आज इलेक्शन का टाइम, आज डेंगू महामारी बहुत कस के फैल गया है। डेंगू महामारी इतनी कस के फैली जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है।
इसके लिए आपने क्या व्यवस्था किया, सरकार क्या व्यवस्था की है? अगर स्वास्थ्य दुरुस्त रहता तो आज हालात ये नहीं होती। आज गरीब तबके के लोग रोड पर मारे फिर रहे हैं, उनको कोई हॉस्पिटल में एंट्री नहीं हो रहा है। आप देखे होंगे कि इस कोरोना महामारी में हॉस्पिटल का रेट लिस्ट बन गया था, 50,000, 2 लाख, 1 लाख, 25,000। कहाँ गरीब तबका जाएगा भैया? पर डे का आप रेट कहाँ से बियर करोगे? 25 लाख 50 लाख जो रुपए है ये कहाँ से आप बियर करेंगे? फिर सरकार कहाँ बोलती है कि भाई हमने हेल्थ का व्यवस्था किया? आप अगर हेल्थ का व्यवस्था किए रहते तो आज हालात ये नहीं रहती, पब्लिक रोड पर तरफ के नहीं बढ़ता। आपके हर प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने रेट तय कर दिया 50,000, 25,000 पर डे का बिल का, ये कौन बियर करेगा? आप सरकार गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो पूरा फुल पैकअप है। अगर कोई व्यक्ति अगर हार्ट का डिजीज या किसी तरह का पेशेंट है, उसको लिया नहीं जा रहा कि ओनली फॉर पेशेंट आपको लिया जाएगा सिर्फ कोरोना महामारी, तो ये चीज तो अच्छी नहीं है ना। आपके मंगल पांडे जो स्वास्थ्य जो मंत्री है, इन्होंने क्या किया, इनका कार्यकाल कैसा रहा है कि आप भली भांति आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है। आप इसके बारे में जनता से रूबरू होकर जनता से पूछे तो बहुत लाजिम होगा। ये एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था है कि जिस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या कोई भी दो मंत्री जो है, विनोद कुमार सिंह और विनोद कामत जो है, वो कामत सर जो है, दो मंत्री जो है हमारे बीच अब नहीं है, और स्वास्थ्य मंत्री ही खुद कोरोना के चपेट में है, तो वो क्या आम जनता का? ये बात सही आपने कहा। इलेक्शन के दौरान इस महामारी में आप इलेक्शन कराना कोई उचित था क्या? इलेक्शन 6 महीने के बाद हो सकता था। अभी तो आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा है, पेपर के माध्यम से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी डिजीज हो गए कोरोना से। जो यहाँ के पूर्व के मुख्यमंत्री थे आपके महाराष्ट्र के फडणवीस जी, वो डिजीज हो गए। मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री, वो डिजीज हो गए। भाई तो उनके लिए घर पे वीआईपी का ट्रीटमेंट है, बाकी के लिए आपने क्या व्यवस्था किया? बाकी के लिए आपने कोई व्यवस्था किया क्या? इस कोरोना महामारी में माननीय मंत्री जी पूरे सेफ भाव में चल रहे हैं, पूरे सेफ है तो कोरोना के डिजीज हो जा रहे हैं। बाकी लोग के लिए आपने क्या किया है? आज बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, वोट मांगने के लिए हम हो चाहे कोई रोड पे जा रहे हैं, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था किया है? उसके लिए आपने कोई व्यवस्था किया क्या? तो ये सब चीज आप इसी से आप अंतराल लगा सकते हैं कि माननीय मंत्री इस चीज से अगर मतलब अछूता नहीं है, बाकी जनता का क्या होगा? जितने सारे ब्लॉक लेवल पे जो है या कोई भी कार्यालय है, वहां बिना पैसे दिए जो है, वो अगर मुख्यमंत्री है या मुख्यमंत्री के भाई भी अगर जो है बिना परिचय दिए हुए अगर हो जाए, तो बिना जो है वो पैसे दिए काम नहीं चलता। ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। बिना चढ़ावा दिए हुए कोई भी काम नहीं होता है। मैं तो बता दिया कि मैं जिस दिन जीत के आऊंगा विधानसभा में, मैं वार्ड काउंसलर भी था, हमारे रीजन में चाहे वो आवासीय हो चाहे जाति हो, कहीं पर 1 रुपया, कहीं पर कोई ब्लॉक नगर निगम, हमारा तो उससे नहीं, नगर निगम में या ब्लॉक में कभी कोई हमारे क्षेत्र के लोग पैसा देकर बनवा के नहीं आते। आज वो स्थिति है, और मैं विधानसभा में जीत के आऊंगा तो ये तो आपको सही सब चीज खत्म नहीं पड़ेगा। जो भी करप्शन भ्रष्टाचार है, चाहे ब्लॉक लेवल पर हो या मेरे क्षेत्र में थाना लेवल पर, चाहे जो भी हो, इस चीज को मैं खत्म करूंगा। इसमें आपके चैनल, आप चैनल से रिकॉर्ड करके आप रख दीजिएगा, और जिस दिन मैं जीत के आऊंगा उस दिन से मेरा ड्यूटी अप होगा। आप देखिएगा कि क्या क्या होता है। मेरा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को मैं प्राप्त करूंगा। सर, एक अंतिम सवाल है, जो इस क्षेत्र के जो आप प्रत्याशी, जनता भी आपसे बहुत उम्मीद कर रही है, चुनाव जीत कर आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? आम जनता का कितना समर्थन? देखिए, आम जनता का समर्थन तो आप जनता में जाके पूछिए, जनता का उल्लास से, जनता को सीधे कि परिवर्तन करना है। परिवर्तन में हमारी टसल उसी से, बीजेपी वर्सेस आरएलएसपी, यहाँ तो आरजेडी कांग्रेस है नहीं। ये सच्चाई है कि मैं जीत के आता हूं तो मेरा पहला लक्ष्य 10/24 होगा। 10/24 के बाद शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य की व्यवस्था, लोगों में भाईचारा, अमन चैन कायम है, ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है। लोगों को विकास, डेवलपमेंट के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पार्क की व्यवस्था, प्ले ग्राउंड की व्यवस्था बच्चों के लिए, ये हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। और मैं आपके चैनल से माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं जनता को कि मैं इस मुद्दा को लेकर आया हूं और इसको मैं पूरा धरातल बताऊंगा, और जनता को विश्वास है कि मैं जो कहूंगा वो करूंगा। जैसा कि हमने जो दीघा विधानसभा क्षेत्र है, जो विधानसभा संख्या 181 है, यहाँ के प्रत्याशी आरएलएसपी संजय कुमार सिन्हा जी से हमारी विस्तृत बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आम जनता का उनको समर्थन मिल रहा है, और जो मतलब इस एरिया में जो अनडेवलपमेंट जो मुद्दे हैं, वो चाहे 10 से 24 एकड़ मामला हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मोहल्ला क्लिनिक हो,
या इसके अलावा और भी आम जनता से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं ऐसी हैं जो जो वर्तमान में जो विधायक रहे हैं, बीजेपी विधायक रहे हैं, उनके कार्यकाल में जो फंड मिला, उस फंड का अभी तक कोई जो है वो विस्तृत जो है ना कोई हिसाब किताब है। अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि जो संजय कुमार सिन्हा जी हैं, आरएलएस के प्रत्याशी हैं, जोरदार टक्कर भी हो रही है उनके साथ, आम जनता का इनको समर्थन भी मिल रहा है और दीघा विधानसभा क्षेत्र के जो आम जनता है वो अगले विधायक के रूप में संजय कुमार सिन्हा जी को देख भी रही है। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि जो इन्होंने आम जनता से वादा किया है, उस वादे के मुद्दे पर जो है इनका जो समर्थन मिलेगा जब ये विधानसभा पहुंचेंगे। और हमारे चैनल की एक शुभकामना भी है कि इनके गठबंधन की सरकार बने और एक सशक्त मंत्रालय भी जो है संजय कुमार सिन्हा जी को मिले, ताकि एक जो दीघा विधानसभा क्षेत्र है और इसके अलावा पूरे बिहार में ये विकास का काम है और साथ ही साथ एक विकास पुरुष के रूप में पूरे बिहार की जनता इनको जाने। कैमरा पर्सन विवेक के साथ यूएनएस न्यूज के लिए मैं नवनीत कुमार, दीघा विधानसभा 180।